हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कवलप्रीत आपको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं कॉमर्स के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा रही हूँ महाराष्ट्र सेट एग्जामिनेशन जो 15 जून को हेल्ड हुआ था। और अभी आपको पता है जैसे नेट का एग्जामिनेशन चल रहा है, और अगर आपको रिवीजन की जरूरत है तो आप मेरी वीडियोस जरूर दे सकते हैं। आज मैं पेपर 2 कॉमर्स सेट ए के क्वेश्चंस 81 ऑनवर्ड सॉल्व कराऊंगी। और ये हमारे यूनिट नंबर 9 है, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। और ये मैं अगर बोलूं पूरा पेपर मैंने एनालाइज कर लिया कॉमर्स का, मेरे हिसाब से ये सबसे इजी पेपर था। और इन्होंने कुछ भी घुमा फिरा के नहीं पूछा गया था, सब डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। इनफैक्ट अगर ये यूनिट अगर आप देखोगे यूनिट नंबर 9, सब डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए, कुछ भी एप्लीकेशन बेस्ड नहीं है, कुछ तो सिर्फ डेफिनेशंस बेस्ड है। अगर हम इसके लिए भी प्रिपेयर नहीं थे तो मुझे कहते हुए भी बहुत बुरा लग रहा है कि हम एग्जामिनेशन में प्रिपेयर ही नहीं गए थे, हमने पढ़ाई नहीं की थी। क्योंकि ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो बहुत बार आ चुके हैं नेट और सेट के पेपर में, और ये इनफैक्ट बहुत सिंपल पेपर था। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि पेपर का कोई लेवल नहीं है, बट डेफिनेटली अगर इतनी मेहनत हमने नहीं की थी तो इसका मतलब हमने पढ़ाई नहीं की थी। तो देखिए, हमारा करियर हमारी जिम्मेदारी होती है, और अगर टीचिंग में रहना ही है सारे इफ्स एंड बट्स के साथ, तो हमारा ये कंपलसरी पेपर को क्वालिफाई करना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए कॉमर्स का ये पेपर सॉल्व कर लेते हैं। आगे की क्वेश्चंस 81 क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 9 लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, जो 2019 में ही ऐड हुआ था। मिस रिप्रेजेंटेशन इज डिफाइंड इन अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन सिर्फ उसका सेक्शन पूछ रहे हैं, क्या ये सेक्शन 16 है, 17, 18 या 13, बस इतना सिंपल क्वेश्चन था। अब याद रखिए ये क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड रहते हैं, और इस पर अगर आपको याद है तो ही याद है, आप इस पर भी का कोई ये नहीं लगा सकते अपनी ट्रिक, तो इसके लिए थोड़ी सी मेहनत होती है। बट ये ऐसे क्वेश्चन है जो देखिए फैक्चुअल है, मतलब ये चेंज नहीं हो सकते। तो ऐसा सिलेबस हमेशा हमको बार बार रिपीट करने से ही लर्न होता है। तो मिस रिप्रेजेंटेशन का अगर मतलब नहीं पता है तो पहले वो जान लीजिए। ठीक है, मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या नुकसान होता है या उसकी क्या पनिशमेंट है। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनना चाहिए सेक्शन 18 या 19 रहता है, तो हमारे पास ऑप्शंस में सिर्फ सेक्शन नंबर 18 है, तो 81 का आंसर बनना चाहिए सी। ओके, अगर मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं पता है तो उसकी की एलिमेंट्स, लीगल इफेक्ट ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन या उसका मतलब पढ़ सकते हैं। अगर मैं आपको डायरेक्टली भी बताऊं तो क्या रहता है मिसरिप्रेजेंटेशन, इट इंक्लूड्स द पॉजिटिव assertion in a manner not warranted by the information of the person making it of that which is not true though he believes it to be true। इसका मतलब मैं समझाती हूँ आपको। एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच विदाउट एन इंटेंट टू डिसीव gains an advantage to the person committing it, or anyone claiming under him by misleading another to his prejudice or to the prejudice of anyone claiming under him, causing however innocently a party to an agreement to make a mistake as to the substance of the thing which is the subject of the agreement। अगर मैं इसकी बात करूं तो मतलब false statement of facts एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है जो नॉट अ ओपिनियन और फ्यूचर इंटेंशन। इट इज मेड इनोसेंटली, द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट बिलीव्स इट टू बी ट्रू, मतलब कोई इंटेंशन नहीं है डिसीव करने की। और इट इंड्यूसेस मोटिवेट्स द अदर पार्टी, जैसे लालच हो जाता है। मिसरिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव लेड द अदर पार्टी टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो एज पर सेक्शन 19, and when consent to an agreement is caused by misrepresentation, the contract is voidable at the option of the party whose consent was so caused. However, if the party had the means of discovering the truth without ordinary diligence, the contract is not voidable। ठीक है, ये पढ़ के ही याद होता है, ऐसी चीजें नहीं है जो बिना पढ़े आपको याद हो जाएगी। ओके, तो उसका मीनिंग हमेशा एग्जांपल्स के साथ पढ़िए। अगर ए कहता है बी को दैट अ पीस ऑफ लैंड, एक पीस ऑफ लैंड सुटेबल है बिल्डिंग के लिए, ठीक है, वो मान रहा है उसके कहने पर, बट वो लैंड नहीं है ऐसा, और बी इसको खरीद लेता है, तो इसको बोलते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। और ए ने जेन्युइनली बिलीव किया होता है कि वो लैंड सुटेबल है, बट वो झूठ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मिस रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। सिर्फ सेक्शन पूछा था, मैं सिर्फ ऐड कर रही हूँ इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। Let's move on to the next question. Goods are defined under Indian Sale of Goods Act 1930 do not include। कह रहे गुड्स का मतलब एज पर इंडियन सेल ऑफ गुड एक्ट में कौन सी चीजें ऑप्शंस में इंक्लूड नहीं है। क्या वो शेयर्स एंड स्टॉक है, क्या वो ग्रोइंग क्रॉप्स है, क्या वो एक्शनेबल क्लेम्स है, या वो ग्रास है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट की अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे ना तो ही उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम क्या हो रही है, हम पढ़ के नहीं जा रहे, या फिर हमको पढ़ाई से ही डर लग रहा है, या फिर हम करना ही नहीं चाहते, इंटरेस्ट खत्म हो गया।
ठीक है, तो ये फिर गलती आपकी है। मैं बोलूंगी अगर पेपर सॉल्व नहीं कर पा रहे, टाइम नहीं निकाल पा रहे, सबकी लाइफ बिजी रहती है, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज है, तो हमको अपनी प्रायोरिटी को डिसाइड करना है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 ऑफ द सेल गुड्स एक्ट, गुड्स का मतलब क्या होता है? हर काइंड की मूवेबल प्रॉपर्टी। उसमें लिखा है क्लियरली डेफिनेशन, अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। ठीक है, तो एक्शनेबल क्लेम्स ही उसका आंसर है। It includes stock, shares, growing crops, grass, and things attached to or forming part of the land which are agreed to be before sale or under the contract of sale. तो इतनी सी अगर डेफिनेशन पता थी तो करेक्ट आंसर है। एक्शनेबल क्लेम्स गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आता है, तो 82 का करेक्ट आंसर होना चाहिए सी, एक्शनेबल क्लेम्स। 83 पूछ रहे, goods identified and agreed upon at the time when a contract of sale is made is termed as। ठीक है, गुड्स को आइडेंटिफाई किया और अग्री किया है अब उसी टाइम जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ है, तो क्या वो फ्यूचर गुड्स है, क्या वो स्पेसिफिक गुड्स है, क्या वो मूवेबल गुड्स है या इमूवेबल गुड्स? तो याद रखिए ये स्पेसिफिक गुड्स की डेफिनेशन है। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर सिर्फ डेफिनेशन पता होती तो भी आंसर बन जाता। इनफैक्ट ये लीगल एस्पेक्ट्स के ऐसे क्वेश्चंस पूछे जो डायरेक्ट है, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं अगर आपको कॉन्सेप्ट पता था, डेफिनेशन पता थी तो। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है हमारा स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स का मतलब होता है जो डेफिनेशन में लिखा है, गुड्स आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन एट द टाइम अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। फ्यूचर गुड्स क्या रहते हैं? जो मैन्युफैक्चर होंगे या एक्वायर होंगे जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसके बाद। स्पेसिफिक गुड्स का मैंने आपको मतलब बता दिया। मूवेबल गुड्स रहते हैं जनरल कैटेगरी ऑफ गुड्स अंडर द एक्ट, और ये स्पेसिफिकली नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन किया। इमूवेबल गुड्स दे आर नॉट गवर्न बाय द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, वो हमारी डेफिनेशन में मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको रीड करके बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि हमको करेक्ट आंसर है बी, स्पेसिफिक गुड्स। Let's move on to the next question, 84. When one endorser after he has negotiated an instrument, तो ये negotiable instruments act आपको पता होगा, अगर endorser का मतलब है तो क्या लिखा है यहाँ पर? When one endorser after he has negotiated an instrument again becomes its holder before maturity, the instrument is said to be। क्या उसको बोलते हैं? forgery, क्या उसको बोलते हैं partial endorsement, क्या उसको बोलते हैं sense recourse endorsement या negotiated back? देखिए फिर से negotiated back की definition है। ठीक है, नहीं पता है तो कभी भी नहीं पता होगा, क्योंकि इसके लिए पढ़ाई करनी भी जरूरी है, तीर तुक्के लगने बहुत ही मुश्किल होते हैं। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज या चेक, ये इंडोर्स किया जाता है एक पर्सन। जैसे अगर मैं बोलूं ए ने इंडोर्स किया और उसको पास ऑन कर दिया थ्रू चेन ऑफ इंडोर्समेंट, और फाइनली ए को अपना इंस्ट्रूमेंट वापस मिल जाता है मैच्योरिटी डेट के पहले, तो इसको बोलते हैं नेगोशिएटेड बैक। ठीक है, इसके की कॉन्सेप्ट्स भी रहते हैं। फिर इसमें हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं, ये आंसर बन सकता है। तो फोर्जरी का मतलब होता है इन्वॉल्व्स अनऑथराइज्ड और फ्रॉडुलेंट सिग्नेचर, जो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। पार्शियल इंडोर्समेंट होती है जब एंडोर्सर ने ट्रांसफर किया होता है थोड़ा सा अमाउंट, ओके, और ये वैलिड नहीं है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में। सेंस रिकोर्स एंडोर्समेंट होता है, ये टाइप ऑफ एंडोर्समेंट है जहां पर एंडोर्सर जो एंडोर्स कर रहा है वो एक्सक्लूड कर देता है लाइबिलिटी और उसके ऊपर लिख देता है विदाउट रिकोर्स, जिसका मतलब है सेंस रिकोर्स, एंड इट इज नॉट द करेक्ट टर्म हियर। ओके, सो जस्ट रिमेंबर इसका करेक्ट आंसर बनना चाहिए आपका नेगोशिएटेड बैक। उसका मीनिंग ये डेफिनेशन ही। 85 क्वेश्चन है, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 ऑफ कंपनीज एक्ट 2030, अ कंपनी इन विच अदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट विच इज नॉट अ सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, ये भी डायरेक्ट डेफिनेशन है एसोसिएट कंपनी की। डोरमेंट कंपनी का क्या मतलब है, होल्डिंग कंपनी का क्या मतलब है, एसोसिएट और अनलिमिटेड, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है एसोसिएट। थोड़ा सा ऑप्शंस को एनालाइज कर लो। मैं हमेशा बोलती हूँ एक ही क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस पढ़ सकते हैं। समझ आ गया क्वेश्चन कौन से सब टॉपिक से, और प्रिपरेशन है तो रीड करके जरूर जाइए। ठीक है, मैं अभी ये नहीं बोल रही कि कॉमर्स का पेपर अभी आपका बहुत ही कल परसों में है, तो फिर आप अभी लास्ट मिनट रिवीजन करना पॉसिबल हो तो ही करिए, कुछ फ्रेश मत पढ़िए क्योंकि उससे फिर कोई फायदा भी नहीं होने वाला है। ठीक है, और किसी का एग्जाम आज अच्छा नहीं हुआ तो उसकी बातों भी सुन के अभी अपने आप को डीमोरलाइज मत कीजिए। सबकी प्रिपरेशन लेवल अलग है और सबका पेपर को अप्रोच करने का भी तरीका अलग है। तो एसोसिएट कंपनी क्या होती है? इट इज रिलेशन टू अनदर कंपनी, मतलब एक कंपनी होती है इन विच अदर कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है, बट वो सब्सिडरी वो कंपनी नहीं होती जो क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, अभी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट 20% कंट्रोल होना चाहिए टोटल शेयर कैपिटल का। ठीक है, और डोरमेंट कंपनी क्या रहती है, जो अदर ऑप्शन है, डोरमेंट कंपनी को होती है जो फ्यूचर में बनेगी और उसमें कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन नहीं हुए हुए। होल्डिंग कंपनी होती है जो होल्ड कंट्रोल करती है दूसरी सब्सिडरी कंपनी को। अनलिमिटेड कंपनी
लाइबिलिटी होती है जहां पर मेंबर्स की लिमिट नॉट लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा एक ही बनता है जो है एसोसिएट। देखिए डायरेक्ट एकदम क्वेश्चंस, ठीक है। अगर यहाँ पर हमको नहीं मिल रहे इतने 20 मार्क्स तो हमारा नुकसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 डिजिट न्यूमेरिक नंबर अलॉटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू ईच डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी। तो ये 8 डिजिट न्यूमेरिकल नंबर होता है। डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर ए ऑप्शन। डायरेक्टर पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर भी नहीं होता और डिपॉजिटरी पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है। एलएलपी का अगर आप पहले ही थोड़ा सा पढ़ लोगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाता है और बहुत ही इजी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, कुछ भी इसमें मिक्स उन्होंने नहीं किया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है आपका 8 डिजिट न्यूमेरिकल आइडेंटिफिकेशन नंबर को बोला जाता है डेजिग्नेटेड पार्टनर वाला, ठीक है। तो DPIN, ओके। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर याद रख लीजिए। और ये सिमिलर होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए जो डायरेक्टर्स यूज करते हैं। इसको कौन इश्यू करता है ये भी आपको पता होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और अब डिन और DPIN मतलब डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर और ये DPIN को इंटीग्रेट कर दिया है। तो अदर पर्सन जो पार्टनर है उसके पास डिन नहीं है तो DPIN भी चलेगा, ओके। तो ये थोड़ी सी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन याद रखिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनना चाहिए ए। 87 पढ़ लेते हैं। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन, अगर आप CCI को पढ़ लोगे तो उसकी पहली लाइन में आपको ये मिल जाएगा। तो अब CCI क्या है ये भी पता होना चाहिए। देखिए उन्होंने पूरे सिलेबस में से एक ही क्वेश्चन उठा के डाल दिया और से सिंपल डाला है, ठीक है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI ये इस्टेब्लिश है कंपटीशन एक्ट 2002 के अंडर। और इसको क्यों किया गया था अगर आप कंपटीशन एक्ट भी पढ़ोगे, टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस। कौन सी प्रैक्टिसेस जो नेगेटिव असर डालती कंपटीशन पर, ठीक है, फेयर कंपटीशन नहीं होता है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का डायरेक्टर अगर आप पढ़ोगे सेक्शन 8 वाला, उसमें लिखा होता है कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड नॉट मोर देन 6 अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो बाकी सारे ऑप्शंस यहाँ पर रॉन्ग बन जाते हैं, बट इतने सारे आंसर्स ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर तभी ढूंढ पाएंगे जब हमको ये पता होगा, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज इट इज सो डिफिकल्ट। ऐसे क्वेश्चंस में आप कोई ट्रिक नहीं लगा सकते। तो रीडिंग लर्निंग ओनली हेल्प्स। तो 87 का करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मैं डिस्क्लेमर दे रही हूँ इन सारी वीडियोस पर क्योंकि कभी कभी मैंने आपको बोला है कि नेट और सेट की जो आंसर की आती है वो ही हमको राइट माननी पड़ती है। तो यहाँ पर फिर आप आगे जाके आपको ऐसे कोई आंसर में लगता है डाउटफुल है और आपको ऐसे लगता है कि मैंने अलग एक्सप्लेनेशन दी है तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं और अपने लिए करेक्ट आंसर भी मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस ऑन अकाउंट ऑफ द इनिशिएटिव्स ऑफ। क्या ये IT इंडस्ट्री ने बोला है, क्या ये इंडियन पार्लियामेंट ने बोला है, क्या ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। देखो ये कॉमन सेंस है, कोई भी एक्ट बनती है वो इंडियन पार्लियामेंट के अंडर ही बनती है। तो हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर बनना चाहिए बी, इंडियन पार्लियामेंट। राइट टू एक्ट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हर बार कौन सा क्वेश्चन आएगा ये हमको सिर्फ पता नहीं होता है, ठीक है। ये कोई इनिशिएटिव नहीं था IT इंडस्ट्री का। RBI रेगुलेट करती है फाइनेंशियल सिस्टम को और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर तो टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आप देखोगे कोई वेबसाइट के नीचे तो लिखा होगा। IT एक्ट के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये क्यों इनेक्ट हुआ था। इनेक्टेड बाय द इंडियन पार्लियामेंट टू प्रोवाइड अ लीगल फ्रेमवर्क, किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के लिए और ऐसे इश्यूज को एड्रेस करने के लिए जहाँ पर साइबर क्राइम और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जुड़ा हुआ है। ये 2000 में पास किया गया था और ये फोर्स में आया था 17 अक्टूबर 2000। काफी टाइम ये क्वेश्चन में डेट्स आ चुकी है, ठीक है। डेट्स ऊपर नीचे वो लोग देते हैं। और ये कौन से मॉडल पर बेस्ड है, तो UNCITRAL मॉडल बोलते हैं उसको, लॉ ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जो 1996 का है। इसको अलाइन किया गया था इंडियन लॉ के साथ टू मैच द इंडियन। तो UNCITRAL, ओके। तो ये हमारा करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट चलते हैं। Which section of the Right to Information Act 2005 deals with Constitution of State Information Commission? अब ये आपके लिए मैं होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ। डायरेक्ट क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड है, ठीक है। गूगल पर भी ढूंढोगे तो मिल जाएगा। और मैं हमेशा बोलती हूँ तो थोड़ी सी मेहनत कर लेते हो करियर अच्छा बन जाता है। जब रहना ही टीचिंग में है तो फिर नेट सेट और PhD बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये आप करेक्ट आंसर मुझे भी बता देना। तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेडमार्क इज, ठीक है। अगर ये ट्रेडमार्क्स के बारे में आपको पता है, कॉपीराइट्स, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है हमारा 10 ईयर्स, ठीक है। 12 ईयर्स नहीं है, 15 नहीं है। पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, ये सारे क्वेश्चन रिपीटेडली आ रहे हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या रहती है, जो हमारे माइंड की क्रिएशन है, ठीक है। आजकल लोग हमारी बहुत सारी चीजें क्रिएशन को कॉपी कर लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ हमारे आइडियाज चोरी हो जाते हैं, फिर डिजाइन भी चोरी हो जाते हैं। अगर आप फैशन इंडस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पर भी प्लेजरिज्म की प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीजें हमारी प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई थी, ओके। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बनना चाहिए 10 ईयर्स। ट्रेडमार्क ओनर को अप्लाई करना पड़ता है
ठीक है। और इसको 10 years का पीरियड है, तो आप इसके बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा था, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन से, मतलब अगर आपको याद रह जाता है ये सारी चीजें, और मैं कहती हूँ ये चीजें याद तब रहती है जब हम बार बार पढ़ते हैं। अगर हम नहीं पढ़ते एक दो बार तो मैं भी भूल जाती हूँ। तो रिवीजन हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ते रहिए। ये मैंने अभी आपको लीगल एस्पेक्ट्स की क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। अगली तो ऑलमोस्ट मैंने कॉमर्स का पूरा पेपर सॉल्व करा दिया है। तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप वीडियो देख लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी। और अगर आप इस अटेम्प्ट में एग्जाम नहीं दे रहे तो डेफिनेटली आप मेरी प्लेलिस्ट के वो सब वीडियोस चेक कीजिए जिसमें मैंने बताया कि नेट सेट क्यों जरूरी है, या फिर नेट सेट का मतलब क्या है, कौन सी बुक्स को आप प्रेफर कर सकते हैं, नोट्स कैसे बनाने हैं, कितने मार्क्स स्कोर करने चाहिए कि क्वालिफाई हो जाए। ओके, तो वहां से आप स्टार्ट कर लीजिए। हमें पता है कि अगर ये अटेम्प्ट में हमारा क्वालिफाई नहीं हो रहा, हम सेट भी नहीं हो रहे, नेट भी नहीं हो रहे, तो सेट तो साल में एक बार होता है, तो मैं अगली बार फिर से उसको मार्च अप्रैल मई में एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। बट नेट हमारा फिर से 6 months में आएगा, तो दिसंबर की प्रिपरेशन आप अब से ही स्टार्ट कर लीजिए। ओके, फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर। और अगर क्वालिफाई हो जाते हैं और नहीं भी होते तो मुझसे कांटेक्ट में रहिए। इनफैक्ट मैं बोलूंगी कि डीमोरलाइज होना या फिर नेगेटिव सोचना ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आज या सही कल तो एग्जाम हो ही जाएगा। तो पढ़िए, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, हमेशा सिलेबस साथ में लेके बैठिए। ओके, चलो फिर सी यू सून एंड ऑल द बेस्ट। आपका एग्जाम है कल। आपको मेरी तरफ से बहुत सारे मैं बोलूंगी ऐसी ब्लेसिंग की जिससे आप लोग क्वालिफाई होके आ जाओ। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड खुश रहिए।